हेलो एवरीवन, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है स्पेक्ट्रम की बुक का, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। ये पार्ट फर्स्ट आएगा हमारा क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है स्पेक्ट्रम की बुक का ही, एज आई सेड दैट अर्लियर, एंड मॉडर्न हिस्ट्री का है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपने टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है हमारा द पोर्तुगीज़ इन इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम हिस्ट्री को, ठीक है, अभी आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री है उसको हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ एज सच हिस्ट्रीज़ है नहीं, ठीक है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। ये हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बना रखे हैं ये टाइम पीरियड्स। तो अगर हम देखें कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस किस पोर्शन में आते हैं, तो वो आपके मिडीवियल वाले पोर्शन में आते हैं, ठीक है, मिडीवियल पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 15th सेंचुरी इटसेल्फ जो है वो मिडीवियल में आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से द पोर्तुगीज़ इन इंडिया, इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक है द क्वेस्ट फॉर एंड द डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। तो इसमें क्या था कि जो 7th सेंचुरी में क्या था, रोमन एम्पायर था, ठीक है। ये रोमन एम्पायर कौन से सेंचुरी की बात चल रही है, 7th सेंचुरी की। तो आफ्टर द डिक्लाइन, मतलब इसके डिक्लाइन के बाद जो अरब्स थे उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर ली, कहाँ पे, इजिप्ट एंड पर्शिया वाले रीजन में। तो आपको ये याद रखना है कि इजिप्ट एंड पर्शिया वाला रीजन, पर्शिया वाला वही ईरान, इराक, ये सब जो था, ठीक है। तो यहाँ पे किसका कब्जा था, अरब्स का। उन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे कर रखी थी और डायरेक्ट कांटेक्ट ये करते थे बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडियंस। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे अगर इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे पर्शिया एंड इजिप्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूरोप है, ठीक है। तो ये जो अरब्स थे, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे इंडिया के साथ एज वेल एज द यूरोपियन पार्ट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट जो इनका था इसके बीच में ये डिक्रीज होना शुरू हो गया विद द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, क्योंकि वो डायरेक्टली इंडिया में आ गए ना अब, वास्को डी गामा जो पहला आता है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं, क्या क्या कॉमोडिटीज़ का ईजिली एसेस हो जाता है इंडिया को। स्पाइसेस हो गए आपके पास, प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक जिसको कैलिकॉस बोला जाता है, ठीक है, और सिल्क हो गया आपका, और कुछ स्टोन्स भी, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब इनकी जो डिमांड थी वो भी इफ़ेक्ट हो गई, क्योंकि अब अरब्स का बीच में मिडल मैन जैसा रोल इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो अब डायरेक्ट इंडिया को एज अ मार्केट की तरह देखना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये बातें याद रखनी है कि क्या क्या चीज़ें वो लेके आए थे, ठीक है। तो सिल्क की बात हुई है, कैलिकोस जो कि मैंने आपको बताया कि प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक होता था, स्पाइसेस हो गए, ठीक है, और स्टोन्स हो गए, ये सब कुछ जो है ये लेके आए थे बाहर से इंडिया के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कि इस्तांबुल का दूसरा नाम था, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, तो वो भी गिर चुका था। इस वजह से भी जो है अरब्स का जो है वो डिक्लाइनमेंट शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट थ्रू द अरब मुस्लिम इंटरमीडिएटरीज। तो ये एज अ इंटरमीडिएट का काम करते थे, और जो ट्रेड वगैरह होता था वो इनके थ्रू ही होता था, तो वो भी गिर गया। द रेड सी ट्रेड रूट वॉज अ स्टेट मोनोपोली इन्होंने बना रखी थी इस्लामिक रूलर्स ने, वहीं से ये काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। तो रेड सी का भी आपके पास आ जाता है इसमें, क्योंकि इस रेड सी के थ्रू ही ये जाया करते थे, ठीक है, वो वाले रूट से ये जाते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अरब्स का बहुत कंट्रोल था, कौन से वाले रूट पे, लैंड वाले रूट पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बार ही रब कर देती हूँ, तो यहाँ पे अगर हम बनाए मोटा मोटा, तो ये हमारा इंडिया हो गया, ये पर्शिया हो गया, और यहाँ पे आपका यूरोप हो गया। तो ये लैंड के थ्रू, मतलब इन्होंने मोनोपोली अरब्स ने जो बना रखी थी, थ्रू द लैंड ये जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद यूरोपियंस को ना ये बहुत होता था कि हम ना लैंड पे तो इनका कब्जा है अरब्स का, ठीक है, लेकिन हम यूरोपियंस ये मानते थे कि हमें सी के थ्रू जो है पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, और हमें ढूंढनी है चीज़ें, मतलब डिस्कवर करना है सी रूट के थ्रू। तो तभी इन्होंने सी रूट के थ्रू जो है डायरेक्ट एसेस पा लिया इंडिया का। तभी अगर यहाँ पे हम पर्शिया बनाए और यहाँ पे आपका अफ्रीका आ जाता है, तो ये यहाँ से अफ्रीका से होते हुए डायरेक्ट इन्होंने सी रूट का सहारा लेके ये इंडिया पहुँचे थे डायरेक्ट
उसके थ्रू, ठीक है, मतलब लैंड का यूज़ नहीं किया था क्योंकि लैंड पे तो अरब्स का कब्जा था, ठीक है। और 15th सेंचुरी में यूरोप जो था वो ग्रिप था बाय द स्पिरिट ऑफ द रेनेसा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हो रहे थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, बाद में फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी जैसे आता है, तो एक पुनर्जन्म हो रहा था यूरोप का, ठीक है, 15th सेंचुरी की बात चल रही है। उसके बाद उसी टाइम पे ही यूरोप के पास ये भी आर्ट थी कि शिप बिल्डिंग की, ठीक है, शिप बिल्डिंग की भी आर्ट उनके पास थी उस टाइम पे, 15th सेंचुरी की बात चल रही है। तो जब शिप बिल्डिंग हो गई तो ईजिली सी के थ्रू वो कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने वॉजेज जो है वो काफ़ी जगह पर ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ यूरोपियंस ने जाना उन्होंने शुरू कर दिया थ्रू द सी रूट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फिर बहुत सारी होंगी, अगर ये किसी भी जगह पर जाते हैं वहाँ पे रिसोर्सेज इनको मिलते हैं तो इनकी डेवलपमेंट इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा होगी। एक्सपेंशन ऑफ द लैंड भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, किसके थ्रू, कल्टीवेशन करके, वहाँ पे जाके कल्टीवेबल लैंड पे ये कल्टीवेशन किया करते थे। जो प्लॉइंग स्कीम्स होती थी, प्लॉइंग टेक्निक्स होती थी, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, ये सब कुछ इन्होंने जो है इंक्रीज़ कर दिया दूसरी जगह पर जाके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पाइसेस, मसाले वगैरह फॉर कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन, ये भी ये यहाँ से लेके गए, तो वहाँ पे भी इनको ट्रेड में काफ़ी सफलता मिली, प्रोस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हुई, ग्रो हुई, ठीक है। और ओरिएंटल लग्जरी गुड्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। ओरिएंटल लग्जरी गुड्स वो होते हैं जो आपके ईस्ट से आते हैं, ठीक है, तो जैसे इंडोनेशिया से स्पाइसेस हो गए, वो उनका ट्रेड होता है, तो वो एक ओरिएंटल लग्जरी गुड्स में आता है, ठीक है। उसके बाद वेनाइस एंड जेनोआ, ठीक है, तो ये दो जगहों के नाम है, विच हैड द अर्लियर द फेमस थ्रू द ट्रेड ऑफ द ओरिएंटल गुड्स, तो ये ओरिएंटल गुड्स के लिए माने जाते थे। हालांकि ये स्मॉल थे लेकिन ओटोमन टर्क्स के अंदर थे ये, क्योंकि यहाँ पे थे, ठीक है, तो ये यूरोप हो गया और यहाँ पे आपका वेनाइस एंड जेनोआ आ गया जो कि ओटोमन एम्पायर के अंडर था। तो ये अगेन ये ईस्ट की तरफ था, इसलिए ओरिएंटल गुड्स यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते थे, ठीक है। और द नॉर्थ यूरोपियन वर रेडी टू एड द Portugal and the Spain with money and men, even as the Genoese were ready to provide the ships and the technical knowledge. Very important line it is, क्योंकि जो यूरोप था, ठीक है, वहाँ पे नॉर्थ में कुछ थे और कुछ साउथ में थे कंट्रीज़, तो नॉर्थ वाले यूरोपियन जो देश थे वो पुर्तगाल एंड स्पेन, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल एक जगह पर स्पेन है आपका और एक पे पुर्तगाल, ये जो आइलैंड है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो थे इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज विद द मनी एंड द मैन। और जो जेनोइस जहाँ से ये ओरिएंटल गुड्स वगैरह का ट्रेड होता था, वहाँ पे वो किस चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे, शिप बिल्डिंग जो उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, टेक्निकल नॉलेज देने के लिए वो तैयार हो गए थे। और जो पुर्तगाल था वो एज्यूम कर रहा था एज अ लीडरशिप इन द क्रिश्चियनडम रेजिस्टेंस टू इस्लाम, मतलब ऑब्वियसली ये जो अंग्रेज थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, इसलिए इन्होंने अपनी जो है वो रिलीजियस ट्रेडिशंस भी फॉलो करने शुरू कर दिए कि कैसे हम अपनी क्रिश्चियनिटी को दूसरे देशों में भी स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि द आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन ओशियन रूट टू इंडिया हैड बिकम द ऑब्सेशन फॉर द प्रिंस हेनरी ऑफ द पोर्टुगल, हो जिसका जो निक नेम था वो था नेविगेटर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है पोर्तुगाल का कौन सा राजा था जिसका नाम नेविगेटर था, ठीक है, तो ये था प्रिंस हेनरी। ये कहाँ का था ये भी पूछा जा सकता है, तो पुर्तगाल का था और इसका जो नाम था इसने निकनेम अपना रखा था नेविगेटर, इसको बोला जाता था, ठीक है। तो ही वॉज कीन टू फाइंड द वे सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड ऑल द रूट वर कनेक्टेड टू द इंडिया टू द यूरोपियंस। तो बीच में आपके कौन आ जाते हैं, मुस्लिम्स आ जाते हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और वो एज एम इंटरमीडिएटरी काम कर रहे थे, ठीक है। और ये जो थे इंडिया एंड यूरोप के बीच में कनेक्शन का पार्ट बनते थे, लेकिन इसने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्टली जो है इंडिया के साथ डायरेक्ट असेस किया जाए। तो तभी से पुर्तगालीज जो थे मतलब सी रूट
के थ्रू ज़्यादा वो करने चाहते थे, इन्वेंट्रीज करना चाहते थे, ठीक है, डिस्कवरीज करना चाहते थे डिफरेंट कंट्रीज़ की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सी टू डिस्टिंक्ट शोर ऑफ द ओरिएंट, काफ़ी ज़्यादा एज फॉर एज इंडिया, इन्होंने पहला जो है वो अपना भेजा, शिप भेजी वहाँ पे, एंड अटेम्प्ट टू फाइट द इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड द क्रिश्चियन फेथ। मैंने आपको पहले ही बताया क्रिश्चियन फेथ को फैलाने के लिए भी इन्होंने भेजा था, और इस्लाम जो है उसकी डोमिनेंस जो है वो कम हो जाए इसके लिए भी। लेकिन प्रिंस हेनरी जो था ना, उसका सपना उसके मरने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये रियलिटी नहीं बन पाया। लेकिन आगे जाके फिर 1497 में, ठीक है, ये याद रखेंगे, एक ट्रीटी लाई जाती है, ट्रीटी ऑफ द टॉर्डिसिलास, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास। तो ये वाली जो ट्रीटी, सॉरी 1 सेकेंड, तो ये वाली जो ट्रीटी होती है ना, टॉर्डिसिलास है ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये ट्रीटी तो होती है 1490 आपकी 4 की। इसके अंदर मतलब 1947 में क्या लाया जाता है कि जो एक तरफ पुर्तगाल था, एक तरफ स्पेन था, तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम मतलब कि वेस्ट की तरफ तो स्पेन जो है एक्सप्लोर करेगा, और ईस्ट की साइड पुर्तगाल जो है वो करेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इन दोनों ने अपोजिट वाले जगह को मापा था, ठीक है। पुर्तगाल वाले ईस्ट में जाएंगे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और स्पेन वाले जो है वो वेस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे चीज़ को। इन्होंने इमेजिनरी लाइन खींच ली अटलांटिक सी में कि हाँ, एक जना ईस्ट में एक्सप्लोर करेगा, एक जना वेस्ट में एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अंडर दिस ट्रीटी मैं पढ़ देती हूँ कि द पोर्टुगल वुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट एंड द ईस्ट ऑफ द लाइन, एंड वाइल द स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। द सिचुएशन वॉज दस प्रिपेयर फॉर द पोर्टुगीज इनकर्जन्स इन टू द वाटर अराउंड द इंडिया। तो उस हिसाब से, अगर ये वाली ट्रीटी के हिसाब से देखा जाए, तो पुर्तगालियों ने जो है वो ईस्ट की तरफ आना था, और इंडिया जो था वो यूरोप के ईस्ट में ही पड़ता है, इसलिए पुर्तगालीज जो है फर्स्ट वो इंडिया के अंदर आए। तो उसके बाद इट वॉज 1487 दैट पोर्तुगीज नेविगेटर, जो पहला पोर्तुगीज नेविगेटर आया था, इसका मैं नाम लिख देती हूँ, प्रोनाउंस में गलत ना करूँ, बार्थोलोमेउ दियास, ठीक है। इन्होंने केप ऑफ गुड होप अराउंड द मतलब अफ्रीका, ठीक है, ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे आपका अफ्रीका है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। तो इसके अराउंड ये आया था, एंड सेल अप द ईस्टर्न कोस्ट पे ही आया था ये, ठीक है। और इसने कन्विंस्ड किया था कि और सी रूट ढूंढा जाए इंडिया के लिए, तो इसने जो है वो कन्विंस किया था। लेकिन ये सिर्फ 10 साल के बाद ही जो है हो पाया एक्सपीडिशन जो इसकी पूरी होनी थी, क्योंकि फिर जैसे वास्को डी गामा जो है वो आपके आते हैं 1498 में, 10 साल बाद, क्योंकि इसने बोला था कि इंडिया का सी रूट ढूंढा जाए, ठीक है, उसके थ्रू। आई थिंक ये आपको समझ में आ गएगा, ये यहाँ तक ही था, ठीक है, क्वेस्ट फॉर द एंड द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ से, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, ठीक है। इसके अंदर ये सभी जो थे ये आपके ट्रैवलर्स थे, ठीक है, तो ये इसके सब पार्ट है। तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहला वास्को डी गामा से। तो जो वास्को डी गामा था ये अराइव हुआ था इंडिया के अंदर 3 शिप्स के साथ, ठीक है, जिसका मतलब उस शिप का जो पायलट था वो एक गुजराती था, ठीक है, जिसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, अब्दुल मजीद, ठीक है। तो इसने कहाँ लाके मतलब खड़ा किया जो शिप्स ये लेके आए थे, कैलीकट में, ठीक है, कब, मई 1498, ठीक है। उसके बाद एक हिंदू रूलर था उस टाइम पे यहाँ पे, किसका, कैलीकट का, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जैमोरिन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। और पूछा जा सकता है हिंदू रूलर था या मुस्लिम, तो याद रखना हिंदू रूलर था ये, ठीक है। और इसका नाम समूरिति भी था, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। वैसे जैमोरिन से इसे ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है।
इनको बिल्कुल भी पता नहीं था ज़ैमोरिन को कि ये जो वास्को डी गामा आया है, यूरोपियंस ये जो आए हैं, इनकी इंटेंशन क्या है, ये इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे, ठीक है। एज द प्रोस्पैरिटी ऑफ हिज किंगडम वॉज ड्यू टू द कैलिकट्स पोजिशन एज एन वेयर हाउस, ही अकॉर्डेड अ फ्रेंडली रिसेप्शन टू द वास्को डी गामा, और इसने काफ़ी अच्छे से स्वागत किया वास्को डी गामा का, क्योंकि इसका जो कैलिकट जो शहर था वो काफ़ी मतलब अच्छा फल फूलने वाला, प्रोस्पैरिटी वाला था, ठीक है। और जो अरब ट्रेडर्स थे वो गुड बिजनेसमैन थे, कहाँ के, मालाबार कोस्ट के, तो यहाँ पे केरला वाले रीजन में ही, मालाबार रीजन वाले में ही, तो यहाँ पे जो ट्रेड होता था थ्रू द अरब्स वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अरब ट्रेडर्स के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को पुर्तगालियों ने देखा कि यहाँ पे तो अरब ट्रेडर्स का राज है, तो धीरे धीरे इन्होंने भी ये चीज़ें अपनानी शुरू कर दी और फैक्ट्रीज डेवलप करनी शुरू कर दी, ठीक है। वो अभी हम आगे ग्रेजुअली बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर सेंचुरीज द ट्रेडिंग सिस्टम इन द इंडियन ओशियन में कौन कौन इन्वॉल्व थे, एक तो इंडियंस, ठीक है, जिनसे ट्रेड होता था, अरब्स जो कि मिडल मैन्स थे, अफ्रीका से भी होता था, ठीक है, अफ्रीका से भी ईस्ट कोस्ट से ज़्यादा होता था, चाइनीज़ हो गए आपके पास, ठीक है, जावानीज़ इंडोनेशिया में जो जावा आइलैंड है वो, ठीक है, इन सब के थ्रू जो है ये ट्रेड किया करते थे, ठीक है। उसके बाद इनका भारी भरकम ओवरवेलमिंग डोमिनेंस था इस जगह पर, तो ऑल वर इन इट्स प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ही कमाना चाहते थे ये जो थे सारे, ठीक है। द पोर्टुगीज changed that they wanted to monopolize the hugely profitable eastern trade by the excluding of the competitors such as अरब्स। तो अब इनको समझ आ गई कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ट्रेड से, तो अब क्यों ना हम डायरेक्टली जो है इन मिडल मैन्स अरब को हटा के हम डायरेक्टली ही इंडिया से ट्रेड करें, तो ऐसा इन्होंने एक स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं बनाई, ठीक है। तो वास्को डी गामा कितने महीने तक यहाँ पे रहा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बाद में दोबारा आया था, लेकिन पहले ये 3 महीने तक रहा था। जब ये रिटर्न हुआ वापस, तो इसने he carried back with him the rich cargo and sold the mercantile in the यूरोपियन मार्केट एट अ ह्यूज प्रॉफिट। तो यहाँ से जो भी ये सामान भर के लेके गया था, रिच कार्गो अपना पूरा भर के लेके गया था, तो इसने वहाँ पे यूरोप में काफ़ी महंगे दामों पर वो बेचा और काफ़ी प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और बाद में ये जो है डायरेक्ट एसेस ले लेते हैं ऑफ द पेपर ट्रेड, ठीक है, जो मिर्च होती है, काली मिर्च जो होती है, स्पाइसेस जो होते हैं वो, उसका डायरेक्ट एसेस इनको मिल गया यूरोपियंस को। और ये जो पहले किसके थ्रू होता था, मुस्लिम मिडल मैन्स के थ्रू, लेकिन अब डायरेक्ट एसेस मिल गया और अब इनको 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ठीक है। प्रॉफिट के लिए ही तो इन्होंने बीच में से अरब्स को ख़त्म किया था, ठीक है। उसके बाद इनका ट्रेड धीरे धीरे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है विद द इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, स्पाइसेस का और फैक्ट्री लगाने के लिए, उनका नाम मैं लिख देती हूँ, मैं आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, रब कर देती हूँ। तो वास्को डी गामा में ही चल रहा है ये सारा कुछ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो इसके बाद आते हैं, वो तो 3 महीने बाद चला गया, तो पेड्रो एवरेज गैब्रियल, ठीक है। तो ये स्पाइसेस का ट्रेड करने आते हैं और फैक्ट्री की बात करते हैं कि हमें कैलिकट में फैक्ट्री खोलनी देने चाहिए, मतलब परमिशन दे दो आप, ठीक है। और ये कब पहुँचा, 1500 में, ठीक है। देयर वॉज एन इंसिडेंट ऑफ अ कन्फ्लिक्ट व्हेन द पोर्टुगीज फैक्ट्री एट कैलकट वॉज अटैक बाय द लोकल्स। अब लोकल्स को भी समझ आने लगी थी कि ये जो बाहर के लोग आके यहाँ पे बस रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए, जो मान लो वहाँ पे लोकल फैक्ट्रीज थी, तो उनको समझ आना शुरू हो गया कि ये सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में जब इन्होंने फैक्ट्री खोली तो काफ़ी अटैक लोकल्स के द्वारा हुआ, तो काफ़ी सारे पुर्तगालियों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। इन रिटेलिएशन ये जो गैब्रियल था, इसने सीज कर दिया नंबर ऑफ द अरब मर्चेंट शिप्स। इसने जो अरब की शिप्स थी, अरब मर्चेंट्स की जो शिप्स थी, उसको बिल्कुल भी आने नहीं दिया, एंट्री नहीं दी, ठीक है। एंड किल हंड्रेड्स ऑफ देयर क्रू बिसाइड्स कॉन्फिस्केटिंग देयर कार्गो एंड बर्निंग द शिप्स। और काफ़ी सारी इसने शिप्स को जो है वो बर्न करवा दिया, ठीक है। गैब्रियल ने काफ़ी सारे शिप्स को बर्न करवा दिया और कैलिकट वॉज बम्बार्डेड बाय द
गैब्रियल। तो इसके द्वारा जो है वो बम्बार्ड करवाया गया था इन कैलिकट। ये सब कुछ क्यों शुरू होता है दोबारा से बता देती हूँ। फैक्ट्री खोलने के लिए इन्होंने परमिशन मांगी थी, इनको दे दी थी परमिशन, इन्होंने फैक्ट्री खोल ली थी, लेकिन लोकल्स के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया जाता है, पुर्तगालियों की कुछ की मौत हो जाती है। फिर ये जो गैब्रियल होता है, इसने अरब मर्चेंट्स की शिप्स को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दिया, मतलब एंट्री नहीं दी, स्टॉप कर दिया वहीं पर ही, सी पोर्ट पर इनकी जो शिप्स थी अरब मर्चेंट्स की उसको बर्न कर दिया। ठीक है, बम्बार्ड करवाया इसने बॉम्बे, बम्बार्डमेंट इन द कैलिकट में इसने बम्बार्डमेंट करवाई, और बाद में ये सफल हो गया लोकल रूलर्स के साथ कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अनुमति दे दी जाए। और कहाँ पे हुआ था? कोचीन में एंड कैनानोर। ठीक है, तो वास्को डी गामा एक बार 1501 में दोबारा आता है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन द ज़ैमोरिन डिक्लाइन टू एक्सक्लूड अरब मर्चेंट्स इन फेवर ऑफ द पोर्टुगीज व्हेन वास्को डी गामा कंबाइंड द कमर्शियल ग्रीड विद द फेरेशियस हॉस्टिलिटी एंड wreaked vengeance ऑन अरब शिपिंग वेयर ही कुड। तो जब इसने बोला ना 1501 में आके कि हम आपके साथ, पहले तो ये उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बोला था कि हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ज़ैमोरिन ने हाँ बोल दी। लेकिन 1501 में जब वो आता है ना, तो ये कहता है कि अरब्स को यहाँ से हटाया जाए, हम आपके साथ डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। लेकिन ज़ैमोरिन ने एकदम से मना कर दिया कि हम आपके प्रॉफिट के लिए अरब्स को नहीं यहाँ से हटा सकते, क्योंकि अरब्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा पहले से ही ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद उसने ज़ैमोरिन ने टोटली मना कर दिया वास्को डी गामा जो था, लेकिन फिर उसने काफ़ी कंपेल करने के बाद फैक्ट्री तो सेटअप करनी थी। तो कोचीन कैनोर में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कैलिकट में तो वो पहले ही आया था, वहाँ पे भी उसने की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये इनके कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स थे पुर्तगालियों के, तो ये आपको तीनों जो है वो याद रखने हैं। तो ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पुर्तगालीज कौन कौन से थे? कैलिकट जहाँ पे वो आए थे, कैनोर और कोचीन। तो इन तीनों का नाम आपने नहीं भूलना है, CCC। ठीक है, C³ 3 है ये। ठीक है, और ग्रेजुअली इनके जो फैक्ट्रीज थी वो प्रोटेक्ट करनी शुरू हो गई इनके द्वारा। ठीक है, एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और भी बढ़ती गई, और भी इन्होंने परमिशन लेनी शुरू कर दी, और इनको ये भी परमिशन मिल गई कि फोर्टिफाई कर सकते हैं ये अपने सेंटर्स को। और आपको पता होगा कि फोर्टिफाई करना सेंटर्स को, इसका मतलब आप मिलिट्री रूल लाना चाहते हो, क्योंकि आप अपने फोर्ट, मतलब मान लीजिए ये फैक्ट्री है, इसके आसपास फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्ट, बड़े बड़े फोर्ट खड़े कर देना कि ये प्रोटेक्ट हो गया, आपको मतलब कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अंदर जो मर्जी करो आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि मिलिट्री रूल लाना चाहते हैं, मिलिट्री पावर्स आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये भी स्टार्ट, मतलब इनका पता चलना शुरू हो गया कि ये क्या क्या करना चाहते हैं भारत के अंदर। ठीक है, ये वास्को डी गामा में आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। तो ये जो था, ये 1505 में किंग ऑफ पोर्टुगल अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया। तो इसने गवर्नर इन, ये किंग था, पोर्तुगाल का ही किंग था, तो गवर्नर इन इंडिया एज अ गवर्नर के रूप में ये जो है वो नियुक्त हुआ। कितने सालों के लिए? 3 इयर्स टर्म्स के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट करता था पुर्तगीज़ इंटरेस्ट को। ठीक है, पुर्तगीज़ इंटरेस्ट को यहाँ पे ये फैलाने आया था, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉय करने आया था मुस्लिम ट्रेडर्स को जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, अरब्स। ठीक है, बाय सीजिंग द, अब किस किस चीज़ को इसने सीज कर दिया? एडन को, ऑर्मुज़ को और मलाक्का स्टेट को। ठीक है, क्योंकि यहीं से ही जो अरब से ये ज़्यादा ट्रेड किया करते थे, मुस्लिम रूलर्स ट्रेड किया करते थे, तो इसको ये डिस्ट्रॉय करने आया था। ठीक है, इसने एडवाइस दी कि ये जो है वो फोर्ट बनाएंगे एट द अनाविडा, कोचीन, कैनूर, मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड खिलवा। तो कुछ औरों के भी, मतलब कहाँ पे ये इनके सेंटर्स थे वो भी याद रख दीजिए। तो कोचीन, अनाविडा, कैनोर, ये इसके बारे में पहले भी बताया था, खिलवा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद क्या होता है कि इन द ओपोजिशन ऑफ द ज़ैमोरिन जो अल्मीडा था, ठीक है, ये ऑपोजिट
था टुवार्ड द जैमोरिन, क्योंकि जैमोरिन ने मना कर दिया था कि वो अरब्स को नहीं हटाएगा। तो इसने जो है वॉज अ थ्रेट फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द इजिप्ट, वहाँ से इसको थ्रेट दिलवाई कि नहीं, इसको मतलब कि अरब्स को देना चाहिए, ठीक है। एनकरेज बाय द मर्चेंट्स ऑफ वेनाइस हुज lucrative commerce was now at the risk due to the Portuguese interference, और इजिप्शियन ने भी जो है रेज कर दी फ्लीट को इन द रेड सी टू स्टॉप द एडवांस ऑफ द पुर्तगीज़, ठीक है। तो जो पुर्तगाली थे सीधा सीधा ये कहते थे कि आप जो है अरब्स को यहाँ से हटाओ, हम डायरेक्ट रूल करेंगे, लेकिन भारतीय ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे मुस्लिम्स के, ठीक है। तो फिर आगे जाके 1507 में क्या होता है कि जो पुर्तगालीज होते हैं वो डिफीट हो जाते हैं। एक नेवल बैटल होती है दीयू के अंदर बाय द कंबाइंड इजिप्शियन एंड द गुजराती नेवीज, ठीक है। उसके अंदर एल्मीडा का जो सन होता है वो मर जाता है। अब इसका सन मर गया कितने में, 1507 में, जब नेवल बैटल होती है, ठीक है। नेवल बैटल किस किस में होती है आपकी, इजिप्ट एंड गुजरात रूलर्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एल्मीडा का सन जो है वो मर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो एल्मीडा होता है उसका भी मतलब बदला लेना चाहता है कि इसका लड़का मर गया, ठीक है। और ये क्या करना चाहता है, इजिप्ट एंड गुजरात नेवीज़ को पूरी तरह से क्रश करना चाहता है। तो एल्मीडा का विजन क्या था कि पुर्तगालीज को जो है इंडियन ओशन पे राज करवाना है इसने, ठीक है। तो इंडियन ओशियन पे इनका मेन जो था वो फोकस था, किसी भी तरह ये इंडियन ओशियन पर जो है अपना कब्जा कर सके। और इसकी एक बहुत फेमस पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी आपकी एल्मीडा की, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा सिनेरियो इसमें क्या क्या था, ठीक है। 1505 में ये आता है, पुर्तगाल का किंग जो था गवर्नर के रूप में भारत में आता है, 3 साल का इसका टर्म होता है। और इसने जैमोरिन को बोला कि आप जो है अरब को यहाँ से हटाइए, हम डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, और इसने सीज कर दिया एडन और मलक्का स्ट्रेट को, ठीक है। लेकिन आगे जाके जैमोरिन जो है वो मना कर देता है कि हम अरब्स को नहीं हटा सकते। एंड फिर इनकी जो है नेवल बैटल होती है जिस 1507 में, जिसमें इसका सन जो है वो मर जाता है, किल्ड हो जाता है। और ये जो बैटल थी ये इजिप्ट और गुजराती रूलर्स में थी, ठीक है। उसके बाद ये रिवेंज लेना चाहते हैं अपने सन के जो डेथ किल्ड हो जाता है वो। तो नेक्स्ट ईयर ये जो है दोबारा से क्रश कर देता है इजिप्ट एंड गुजरात रूलर्स को। और इसका मेन विजन क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि इंडियन ओशन में जो है वो पुर्तगालीज को ग्रेट एक्सेस देना और वहाँ पे उनका रूल हो सके। और ब्लू वाटर पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा दी गई थी, फ्रांसिस्को दे एल्मीडा। एल्मीडा का आपको ये याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अल्फांसो दे अल्बुकर्क, ठीक है, ये प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अल्फांसो ही बोल दूंगी इसको, ठीक है। तो ये जो अल्फांसो था इसने एल्मीडा के बाद ज्वाइन किया था एज अ गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। और ये रियल फाउंडर माना जाता है ऑफ द पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट में रियल फाउंडर इसे ही माना जाता है कि पुर्तगालीज पावर को किसने एस्टैब्लिश किया, अल्फांसो ने, ठीक है। इसके बाद टास्क ही कंप्लीटेड बिफोर हिज डेथ, तो मतलब इसकी मृत्यु से पहले ये वाला इसको टास्क मिला था कि ईस्ट में जाके पुर्तगालीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ये इसने अपनी डेथ से पहले कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओशन को ये क्यों लेना चाहते थे, मतलब क्योंकि ये सोचते थे कि ये जो है इंडियन ओशन पर कब्ज़ा हुआ तो उसके आस पड़ोस वाले नेबरिंग कंट्रीज़ पर भी ये कब्ज़ा कर लेंगे, फिर ये किसी भी जगह पर इजीली एक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। फिर ये रेड सी पे भी एक्सेस पा सकते हैं, अफ्रीका भी इनके अंडर हो जाएगा, मालाबार मलक्का सब इनके अंडर हो जाएंगे। और जो पुर्तगालीज थे अल्फांसो के अंडर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ परमिट सिस्टम, तो इसके अंदर परमिट सिस्टम जो है वो लाया गया, किस चीज़ के लिए, ऑफ द अदर शिप्स एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स। तो
शिप बिल्डिंग सेंटर्स के लिए इसने परमिट लिया, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इट इज़, एंड कंट्रोल करने के लिए ये लाना चाहते थे, उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ लाना चाहते थे। एंड द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टिम्बर इन द गल्फ़ में टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, एंड रेड सी में भी नहीं थी फॉर शिप बिल्डिंग, इसलिए इन्होंने ये वहाँ पे तो तभी बनाएंगे ना जब टिम्बर अवेलेबल होगा, नहीं तो शिप्स बनेगी कहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पे परमिट ले लिया बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अल्फांसो ने जो है वो गोवा को भी कैप्चर कर लिया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, कितने में, 1510 में, ठीक है, सुल्तान ऑफ बीजापुर, इससे इसने गोवा को कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मतलब कि अब जब इसने गोवा को कैप्चर कर लिया, फिर ये अपने ही रूल चलाएंगे वहाँ पे, यूरोपियंस पावर को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग ये भी पॉइंट है कि उस टाइम पे अल्फांसो के टाइम पे ही इसने एबोल्यूशन ऑफ सती की थी। तो अगर पूछा जाए सती का एबोल्यूशन इनमें से किस रूलर के अंडर हुआ था, तो अल्फांसो के अंडर, ठीक है। उसके बाद जो पोर्तुगीज़ मैन थे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ इंडिया में आया करते थे एंड एनकरेज करते थे वो अपनी वाइफ, मतलब जो उनकी बेटियाँ वगैरह होती थी, वो ये कहते थे कि आप मतलब कि उनसे भारतीयों से उनकी शादी करवाएं, क्योंकि जो भी उनके बच्चे होंगे तो फिर वो वहीं रहेंगे, तो इस तरीके से हम जो है भारत पर कब्जा पा सकते हैं, ठीक है। एंड गोवा एंड प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ जो था वहाँ पे यही चीज़ें चलनी स्टार्ट हो गई। विलेज लैंडलॉर्ड्स के साथ जो है उनकी शादियाँ करवा दी जाती थी, एंड बिल्डिंग न्यू रोड्स भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए, इरिगेशन वर्क में भी उनका साथ देना शुरू कर दिया, न्यू क्रॉप्स भी लगाने शुरू कर दिए। अब जैसे क्रॉप्स में जैसे स्पाइसेस की हमने बात की थी, 2-3 और चीज़ों के नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे टोबैको ये लेके आए थे, कैश्यू नट, ठीक है, काजू भी यही लेके आए थे पुर्तगालीज। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें जो है पुर्तगालीज जो है वो भारत में लेके आए थे। और कोकोनट जो हो गया, ये भी साथ के साथ में इसकी भी खेती किया करते थे, ठीक है। ये सब कुछ इसलिए होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। गोवा एंड कोचीन में ये यही काम किया करते थे। आर्टिसंस एंड मास्टर क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, ये सब ये इसमें ये इन्वॉल्व होते चले गए पुर्तगालीज जो थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो पुर्तगालीज थे उन्होंने वहीं पे ही अपनी सेटलमेंट बना ली थी, और पुर्तगाल में जो उनका वो था होम, वहाँ से वो छोड़ के यहीं आके बसना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये सारा अल्फांसो का था। तो अल्फांसो में अगर पूछा जाए तो गोवा इसने कैप्चर किया था, सती सिस्टम वाला जो एवोल्यूशन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सुल्तान ऑफ बीजापुर से इसने कैप्चर किया था गोवा को, ठीक है। परमिट सिस्टम इसने ले लिया था शिप बिल्डिंग के लिए, क्योंकि रेड सी वाले एरिया में तो टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये यहाँ पे, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करवा दी थी इसने कि उनसे शादी कर लो, मतलब जो बाहर की पुर्तगालीज की लेडीज़ थी वो यहाँ के आदमियों से शादी करके यहीं पे इनकी सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। और ट्रेड किस किस में करते थे, टोबैको, कैश्यू नट, काजू वगैरह और ये कोकोनट की खेती करके, ठीक है। अभी हम लास्ट इसके आ गए हैं, जो लास्ट इनका था गवर्नर आप बोल सकते हैं, जो कि अपॉइंट हुआ था, तो नीनो दा चुनहा, ठीक है। आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, नीनो ही बोलूँगी मैं इसको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है वो गवर्नर आता है, इसका इंटरेस्ट इंडिया में जो था वो बिल्कुल था, तभी ये आया। तो 1529 में ये आता है एंड शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर, पहले हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे थे, कोचीन में थे, क्योंकि ये पहले कोचीन में आए थे, लेकिन अल्फांसो ने गोवा को कैप्चर कर लिया था। अब नेक्स्ट रूलर नीनो था, तो उसने कोचीन से जो है अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया अब इसने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह गुजरात, इसका कन्फ्लिक्ट हो जाता है विद द मुगल एम्परर हुमायूं। तो अब गुजरात के राजा का जो लोकल रूलर होता है उसका, ठीक है, उसका नाम था बहादुर शाह। तो इसका कन्फ्लिक्ट किसके साथ, हुमायूं के साथ, ठीक है। सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज बाय सीडिंग टू देम 1534 द आइलैंड ऑफ बसीन विद इट्स डिस्पेंसेस एंड द रिवेन्यूज। उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो उनको ये बेस दे देगा इन DU, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये कहाँ पे था, आइलैंड ऑफ बासीन। तो ये DU में इनको दे दिया जाता है बाद में, क्योंकि वो उनकी सपोर्ट करते हैं पुर्तगालीज, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह के रिलेशन
बहादुर शाह के रिलेशन जो थे पुर्तगालीज़ के साथ खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि पुर्तगालीज़ किसका साथ देते हैं, हुमायूं का, क्योंकि वो आइलैंड बासीन उनको उस चीज़ के लिए दे देता है। तो फिर अब पुर्तगालीज़ एंड द गुजराती रूलर जो बहादुर शाह था, उनके जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इनहेबिटेंट्स ऑफ टाउन स्टार्टेड फाइटिंग विद द पुर्तगालीज़। अब आइलैंड ऑफ बासीन में कौन बसने शुरू हो गए, पुर्तगालीज़, क्योंकि वो हुमायूं ने उनको दे दिया था। लेकिन अब वहाँ पे जो लोकल रूलर रह रहे हैं वो तो इसका विरोध करेंगे ना कि हम नहीं, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, और इनके बीच में भी अब कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोकल पीपल एंड द पुर्तगालीज़ के बीच में। तो बहादुर शाह जो है वांटेड टू रेज अ वॉल ऑफ द पार्टीशन, और बहादुर शाह जिसके अब पुर्तगालीज़ के साथ नहीं बन रही थी, तो वो इस पार्टीशन को और बढ़ाना चाहता है और अपोज करना चाहता है। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, नेगोशिएशन स्टार्ट की विद द रूलर ऑफ द गुजरात, वाज इनवाइटेड टू पुर्तगीज शिप एंड किल्ड। ठीक है, और उसको मार भी दिया बाद में। पुर्तगालियों ने इसको मतलब नेगोशिएशन करने के चक्कर में इसको मार भी दिया था बाद में जाके। ठीक है, उसके बाद ये जो नीनो था, ठीक है, इसने अटैम्प्ट किया था टू इंक्रीज़ द पुर्तगालीज़ पावर इन द बंगाल। तो बंगाल में भी पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए पुर्तगालियों की किसका नाम आता है, नीनो का। ठीक है, ये बंगाल में क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से ईजिली ये दूसरे कंट्रीज़ की तरफ भी अपना दबदबा बना सकें। तो ये सिर्फ ईस्ट में नहीं रहे, वेस्ट में भी रहे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं ये मत मान लीजिएगा कि पुर्तगालीज़ जो थे वो वेस्ट में ही रहे, ये ईस्ट में भी गए, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो ये वेस्ट में भी गए थे और ईस्ट में भी गए थे। ठीक है, तो हुगली वहाँ पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुगली को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इन द ईस्ट जो था इनका हुगली था। ठीक है, आई थिंक ये सभी गवर्नर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये ट्रेडिंग टू रूलिंग आए, ट्रेडिंग करने थे और रूल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाऊँगी। ठीक है, और जो इस वीडियो के आपके पास जो आप मांगते हैं PDF, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इनकी स्क्रीनशॉट, तो आपको ये ऐसा ही मिलेगा ये सब कुछ। ठीक है, और जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, वो आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम की बुक में से, उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। और टेलीग्राम चैनल हाउसएवर इतना मेरा फेमस नहीं है। ठीक है, फोकस एंड विन के नाम से ही आपको मिल जाएगा। तो ये वाली स्लाइड्स जो हैं, ठीक है, ये आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, ओके, बाय।